नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। बिजली दर 8% और बढ़ाने का प्रस्ताव। अंकिता हत्याकांड, 2 आरोपी नार्को टेस्ट को तैयार, एक ने मांगी मोहलत। भाजपा ने लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए बनाई रणनीति। स्नातक स्तरीय परीक्षा घोटाले का मास्टरमाइंड हाकम को बचाया भाजपा ने, हरीश रावत। देहरादून, कोऑपरेटिव बैंकों में पदों से अधिक कर्मचारी बर्खास्त होंगे। उत्तराखंड में वाहनों की रफ्तार होगी तय। घोषणा, 100 दिन में नर्स, 50 दिन में मिलेंगे एएनएम। हल्द्वानी, वन विभाग 5 लोगों की जान लेने वाले आदमखोर की तलाश बंद। आज रात आसमान में हर घंटे होगी तारों की बारिश। हल्द्वानी नगर निगम ने सफाई, पुलिस ने सुरक्षा को कसी कमर। हल्द्वानी आरटीओ सिंगल विंडो सिस्टम, अब काम कराने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। व्यक्तित्व विकास में मां, मातृभूमि और मातृभाषा का योगदान, प्रोफेसर नेगी। छात्र संघ चुनाव, 60,000 छात्र पहली बार चुनेंगे अपनी सरकार। पूर्व डीएफओ केशव चंद के घर पर विजिलेंस टीम ने दे दी दबिश। आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में 6 कॉम्पैक्ट रडार, डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। बिजली दरें एक बार फिर से 5 से 8% तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सोमवार को ऊर्जा निगम की ऑडिट कमेटी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब बोर्ड बैठक से प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी जाएगी। 15 दिसंबर तक नई दरों का प्रस्ताव नियामक आयोग में जमा कराना है। निगम मुख्यालय में सोमवार को हुई ऑडिट कमेटी की बैठक में यूपीसीएल ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में कई योजनाओं पर काम किया गया और महंगी दरों पर बिजली खरीदी गई। इसकी भरपाई इस वर्ष के सालाना बिजली दरों के प्रस्ताव में की जानी है। घरेलू श्रेणी में 5%, कमर्शियल में 7% और उद्योग के लिए 8% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव यूपीसीएल बोर्ड और नियामक आयोग से पास होता है तो घरेलू में 25 पैसा और कमर्शियल में 35 पैसा, उद्योग में 40 पैसा प्रति यूनिट दाम बढ़ेंगे। इस बार 3 बार बिजली महंगी हो चुकी है। अप्रैल से बिजली दरों में 2.68% वृद्धि हुई है। सितंबर में ऊर्जा निगम की याचिका पर आयोग ने दरों में 3.85% की बढ़ोतरी की। अक्टूबर में 7 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाई गई। इस साल 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों पर 26 पैसा प्रति यूनिट का भार बढ़ा, जबकि 200 यूनिट वालों को 51 पैसा और 400 यूनिट वालों को 71 पैसा। कॉमर्शियल की 1.02 रुपये, एलटी उद्योग को 96 पैसा, एचटी उद्योगों पर 1.11 रुपये प्रति यूनिट का भार पड़ा। अंकिता हत्याकांड के 2 आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्टिंग के लिए सहमति दे दी है, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने कोर्ट से टेस्टिंग के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी है। शासकीय याचिका अधिवक्ता अपराध जितेंद्र रावत ने कहा कि अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में तीनों आरोपियों के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अर्जी दी थी। अदालत की ओर से भेजे गए नोटिस के जवाब में आरोपी पुलकित आर्य और सौरभ ने टेस्ट के लिए सहमति दे दी, जबकि अंकित ने टेस्ट के लिए 10 दिन का समय मांगा। और रावत ने बताया कि तीनों आरोपियों के दोनों टेस्ट एक साथ होने हैं, इसलिए अदालत ने 22 दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय की। एसआईटी इस मामले में कथित तौर पर शामिल वीआईपी का नाम जानने के लिए आरोपियों का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। एसआईटी को इस मामले में 23 दिसंबर से पहले चार्जशीट दाखिल करनी है। भाजपा ने लोकसभा निकाय चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी। पार्टी के उत्तराखंड से बड़े नेताओं ने अपना दोनों चुनावों को लेकर रणनीति बनाते हुए बूथ पर कम से कम 51% वोट पाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में सोमवार रात को पूर्व सीएम हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर उत्तराखंड से जुड़े भाजपा नेता जुड़े। यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में यह बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में गौतम ने सभी सांसदों से अपने अपने संसदीय क्षेत्र के 5 प्रमुख लंबित मुद्दे चिन्हित करने को कहा ताकि उन्हें समय रहते हल किया जा सके। उन्होंने सांसदों से वर्ष 2019 के चुनाव में हार वाले बूथों को चिन्हित करते हुए इस बार वहां सुधार लाने पर जोर दिया। गौतम ने कहा कि इन बूथों पर पार्टी को कम वोट मिलने की वजह पता की जाए, जिससे आगामी चुनाव में जीत का अंतर बढ़ाया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पहले निकाय चुनाव होने, इसके बाद देश भर में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में जरूरी कि जनप्रतिनिधियों तो संगठन में बेहतर तालमेल बनाकर तय रणनीति को अंजाम तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य हर बूथ पर 51% से ज्यादा वोट पाने का होना चाहिए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के उपलब्धियों को भी जनता के बीच पहुंचा जाए। उन्होंने कहा कि बूथ प्रबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। इस दौरान मौजूदा प्रतिनिधियों डॉक्टर निशंक की स्वर्गीय वीरचंद गढ़वाली पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी, पूर्व सीएम और सांसद तीरथ रावत, सांसद अजय टमटाल, महालक्ष्मी शाह, नरेश बंसल, कल्पना सैनी, महाप्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संजय संगठन अजय कुमार मौजूद रहे।
हाईकोर्ट ने दून के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ग्रुप डी के पदों में स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मियों की बर्खास्तगी संबंधी रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने रजिस्ट्रार के आदेश को सही मानते हुए याचिका निरस्त कर दी। इस मामले में आउटसोर्सिंग रीना उनियाल समेत 7 अन्य ने याचिका दायर की थी। उन्होंने इसमें कहा कि दून के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ग्रुप डी के 57 पदों पर भर्ती हुई थी। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सचिव सहकारिता ने जांच के आदेश दिए, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। इस बीच रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने 39 आउटसोर्स कर्मियों को हटाने के आदेश दे दिए। रजिस्ट्रार ने आदेश में कहा कि चूंकि 39 आउटसोर्स कर्मियों को वेतन देने के लिए बैंक के पास पैसा नहीं है, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। बैंक ने 57 पदों पर भर्ती कर ली है। कर्मचारियों ने कोर्ट को बताया कि यह मामला बैंक की बोर्ड बैठक में गया तो बोर्ड ने कार्मिकों के हक में फैसला किया। इसके बाद भी उन्हें पद से हटाया जा रहा है। याचिका में यह भी बताया कि बैंक में 76 पद स्वीकृत है, जबकि काम 115 कर्मचारी कर रहे। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को चुनौती दी गई। कहा गया कि जो लोग भर्ती हुए उनमें से अधिकांश बैंक से जुड़े नेताओं और अधिकारियों के सगे संबंधी है। देहरादून कांग्रेस सरकार ने हुई भर्तियों में घोटाले के आरोपी पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार किया था और बोले कांग्रेस सरकार में घोटाले नहीं हुए बल्कि गड़बड़ी सामने आते कार्रवाई हुई। उल्टा भाजपा सरकार में भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड को बचाया जा रहा है। रावत ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ फैलाया। अब कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी में भर्ती घोटाले वर्ष 2014-15 से हो रहे हैं। यह सरासर झूठ है। 2016 में एक बड़ी गड़बड़ी की जानकारी मिलती, तत्काल कार्रवाई की गई। भर्ती आयोग के चेयरमैन को हटाया गया। एसआईटी का गठन किया गया। पूरी तरह सचेज घोटाले का मास्टरमाइंड एक भाजपाई निकला। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पूरा मामला रफा दफा कर दिया गया। समझौते के नाम पर एक एफआईआर रद्द कर दी गई। ऐसा करने वाला निश्चित तौर पर कोई भाजपाई ही होगा। रावत ने लिखा कि यदि हाकम सिंह उसी समय जेल चला जाता तो शायद इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। रावत ने आरोप लगाया कि हाकम सिंह समेत भर्ती घोटाले करने वाले अन्य सभी विशेषज्ञों की भाजपा से सीधे संबंध है। ऐसे में कांग्रेस पर कीचड़ उछालने के बजाय भाजपा अपने कमीज पर लगे कीचड़ के मामले साफ करे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के सभी वेलनेस सेंटर को एम्स ऋषिकेश और मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में टेलीमेडिसिन सेवा को विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर रावत ने सोमवार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अवसर पर दून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सभी 1800 वेलनेस सेंटरों में सीधे सीएचओ की तैनाती होनी जा रही है। साथ ही 50 दिन के भीतर 850 एएनएम और 100 दिन में 1500 के करीब नर्सिंग स्टाफ की तैनाती कर दी जाएगी। इन वेलनेस सेंटरों पर आसपास के क्षेत्रों में लोगों के इलाज और स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार वेलनेस सेंटरों पर योग प्रशिक्षकों की भी तैनाती करने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ब्लॉक स्तर तक स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत करने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनवरी से वह विभाग के आला अफसरों के साथ जिलों में जाकर अस्पतालों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सचिव स्वास्थ्य के साथ वह सरकारी मेडिकल कॉलेजों का दौरा करेंगे। मंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टेहरी से आए 2 दर्जन से अधिक वेलनेस सेंटरों के सीएचओ से संवाद के बाद उन्हें सम्मानित किया। मेयर सुनील उनियाल, गामा डॉक्टर आर राजेश कुमार और मनोज डॉक्टर सरोज नैथानी आदि मौजूद रहे। राज्य की सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए रफ्तार की अधिकतम सीमा तय होनी जा रही है। परिवहन विभाग प्रदेश में सड़कों की स्थिति, यातायात के दबाव के आधार पर वाहनों की स्पीड लिमिट का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से तय स्पीड लिमिट को उत्तराखंड में कम किया जाएगा। इस क्रम में सभी आरटीओ को सर्वेक्षण कर संभागीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए की बैठक में स्पीड लिमिट को तय कराने को कहा गया। दरअसल शहरी क्षेत्रों में वाहनों की स्पीड लिमिट पुलिस तय करती है, जबकि बाकी जिलों में तय सीमा का अधिकार परिवहन विभाग को है। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि राज्यों को अपने क्षेत्र में स्पीड लिमिट तय करने का अधिकार है। संभागीय स्तर पर होने वाले आरटीए बैठक में इसे तय कर दिया जाएगा। राज्य में हर जगह केंद्र द्वारा निर्धारित हाईवे आबादी क्षेत्रों से होकर भी गुजरते हैं। ऐसे इन क्षेत्रों पर मानक के अनुसार 120 किलोमीटर की प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। राज्य के अधिकांश सड़कें पर्वतीय क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, इसलिए भी केंद्रीय मानक में संशोधन की जरूरत है। फतेहपुर रेंज में 5 लोगों की जान लेने वाले बाघ को काबू करने के लिए शुरू किया गया अभियान बंद हो गया। करीब 9 माह अभियान चलाने के बाद विभाग के डॉक्टरों की टीम गश्त को लाए हाथियों को भेजा गया। रामनगर डिवीजन की फतेहपुर रेंज में 29 दिसंबर 2021 से लेकर 16 जून 2022 तक बाघ के हमलों में 7 लोगों की जान गई। रेंज में लगाए कैमरों में 4 बाघ दिखने के बाद हमलावरों की पहचान की जिम्मेदारी भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को दी गई। WII की जांच में 1 बाघ और 1 बाघिन के लोगों को जान लेने के जिम्मेदार बताया गया। 23 फरवरी से वन विभाग ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का अभियान शुरू किया। करीब 120 दिन बाद 22 जून को 1 बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया। WII जांच में सामने आया कि ट्रैंकुलाइज बाघ ने 2 महिलाओं की जान ली। इसके बाद वन विभाग टीम 5 लोगों की जान लेने का बाघ की तलाशी में जुटी। करीब 280 दिन बाद अब अभियान बंद कर दिया गया है। आदमखोर बाघ पकड़ने के वन विभाग की टीम ने 80
कैमरा ट्रैप लगाए, जिनमें से एक नहीं 4 वन विभाग के कर्मचारियों को दिखे। इसके बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की योजना बनाई गई थी। जिस जगह बाघ को ज्यादा मूवमेंट दिखाई गई वहां पर 8 पिंजरे लगाए गए। इसके बाद भी उसे पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली। कॉर्बेट प्रबंधन ने हाथियों को वापस मंगा लिया। रामनगर वन प्रभाग दैनिक श्रमिकों को ड्यूटी पर रखेगा। साथ ही कुछ वाहनों को किराए पर भी फतेहपुर रेंज में गश्त अभियान दोबारा से चालू करेगा। कुंदन कुमार, डीएफओ, रामनगर वन प्रभाग। आज रात आसमान से हर घंटे 100 से अधिक तारे गिरते नजर आएंगे। दिसंबर में होने वाली जेमिनेट उल्कापिंड मंगलवार और बुधवार की रात अपने चरम पर होगा। मंगलवार को जैसे अंधेरा छाएगा, गिरते तारों की बारिश शुरू हो जाएगी। यह शानदार नजारा आप रात 2 बजे तक देख पाएंगे। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार उल्काओं को देखा जा सकेगा। इसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। मंगलवार और बुधवार की रात जेमिनेट उल्कापिंड अपने चरम पर होगा। हालांकि 24 दिसंबर तक उल्काओं को गिरने का यह क्रम जारी रहेगा, पर इसकी गति कम हो जाएगी। हल्द्वानी शहर में सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति नगर निगम पुलिस ने कदम बढ़ाए हैं। सड़कों गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नगर निगम की ओर से पुलिस को 40 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए। जल्द ही 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आईपी बेस्ड सीसीटीवी लगने से यातायात व्यवस्था तो सुधरेगी, साथ ही पुलिस राह चलने वालों की बातें भी रिकॉर्ड कर पाएगा। वही स्वच्छता में शहर को नंबर 1 बनाने के लिए भी पहल की गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्लान बनाया गया है, लेकिन बजट के अभाव में कार्य शुरू नहीं किया गया। सोमवार को मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला ने पुलिस को 40 लाख का चेक दिया। पुलिस की ओर से शहर में सीसीटीवी को लगाने के लिए 132 स्थान का चयन किया गया। ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा जो संवेदनशील बने हुए हैं। कैमरों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, जिससे 100 मीटर दूर खड़े व्यक्ति की पहचान और 10 मीटर दूर हो रही बातचीत रिकॉर्ड की जा सकेगी। हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो गया है। इसके तहत वाहन के परमिट, चालान व नए वाहनों के पंजीकरण सिंगल विंडो से किए जा सकेंगे। सोमवार से आरटीओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो गया। कार्यालय में प्राइवेट और कॉमर्शियल वाहनों के लिए एक सिंगल विंडो बना दी गई है। विंडो के भीतर कुछ काउंटर बना दिए गए हैं। इसमें प्राइवेट वाहनों के टैक्स जमा करने, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी, री रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कामों को अंजाम दिया जाएगा। कॉमर्शियल या फिर प्राइवेट वाहन संबंधी काम के लिए आने वाला उपभोक्ता अपने विंडो पर जाएगा। सुबह 10 बजे 2 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद विंडो में बने अलग अलग काउंटर इनके कामों को अंजाम देंगे। दोपहर 3 से 5 तक इनके काम का निस्तारण कर दिया जाएगा। जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हुए उन्हें पूरी जानकारी देकर अगले दिन जरूरी दस्तावेज के साथ आने को कहा जाएगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिनी भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम संपन्न हो गया। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व विकास के लिए माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का सर्वाधिक योगदान होता है। अपने स्थानीय समाज को ध्यान में रखते हुए हमें लोकल उत्पाद, भाषा, तत्व एवं शिक्षा को वैश्विक परिवेश में रखकर देखना होगा। उन्होंने कहा कि यूओयू कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली में भी पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवनों में आयोजित कार्यक्रम में लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार स्थानीय भाषाओं के लिए गंभीर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया गया। स्थानीय बोलियों को पाठ्यक्रम के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का भी काम हो रहा है। वहीं कुलपति प्रोफेसर नेगी ने साहित्यकार डॉक्टर हयात सिंह रावत, जगदीश जोशी, बीना बेंजवाल, गणेश खुशकाल, भजनदास वर्मा को सम्मानित किया। उधर दूसरे सत्र में प्रतिभागी कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं का कुमाऊनी व गढ़वाली में पाठ किया। बहुभाषीय रचना पाठ की कहानी सत्र में डॉक्टर अनिक कार्की और कविता सत्र में डॉक्टर कुमार मंगलम ने रचना पाठ किया। कार्यक्रम के अंत में प्रयोगांग नाट्य संस्थान नैनीताल के कलाकारों ने महाकवि भास विरुचित उरुभंगम के कुमाऊनी रूपांतरण का नाट्य मंचन किया। इस मौके में कुल सचिव प्रोफेसर रश्मि पंत, प्रोफेसर रेणु प्रकाश, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजेंद्र खेड़ा, फिल्म अभिनेता ललित तिवारी, प्रोफेसर प्रभा पंत, डॉक्टर प्रीतम अबछाण, सुमित ग्रिंगवाल, क्रिस सुनरियल आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अगले साल से नई शिक्षा नीति एनईपी और चाइल्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस को लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय एनईपी के अनुसार सभी कोर्सों और अध्ययन सामग्री को तैयार कर रहा है। नए सत्र से एनईपी के तहत ही दाखिले होंगे। यूओयू सभागार में सोमवार को कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश नेगी ने जानकारी दी। प्रोफेसर नेगी ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, आगामी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए भी आवेदन कर दिया है। इससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट बैंक रहेगा। इसका लाभ छात्रों को आगे की पढ़ाई में मिलेगा। उन्होंने विश्वविद्यालय के पहले प्रयास में नैक की B+ रैंकिंग और बीएड विशेष
शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की बड़ी सफलता बताया। साथ ही परिसर में हुए ढांचागत विकास के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर नेगी ने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित MBA, MCA और पर्यटन सहित अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 5 साल के लिए मान्यता मिल गई है। इसके अलावा M.Ed विशेष शिक्षा के लिए भी RCI में आवेदन किया गया। बताया कि यूनिवर्सिटी में NSS के संचालन को भी मंजूरी मिल गई। ऐसे में जल्द हल्द्वानी और देहरादून परिसर में NSS इकाई शुरू होगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में NCC के संचालन के लिए आवेदन किया गया। इस दौरान कुल सचिव प्रोफेसर रश्मि पंत, अकादमिक निर्देशक प्रोफेसर RC मिश्रा, निर्देशक एजुकेशन प्रोफेसर AK नवीन मौजूद रहे। कालाघाट टाइगर रिजर्व की पोखरी रेंज में टाइगर सफारी निर्माण में अनियमितता के मुख्य आरोपी प्रोफेसर DFO किशन चंद के मेरठ स्थित घर में सोमवार को विजिलेंस टीम ने छापेमारी की, लेकिन वह विजिलेंस के हाथ नहीं आई। विजिलेंस अधिकारियों का दावा कि जल्द केशव चंद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 साल पूर्व पोखरा रेंज की 105 हेक्टेयर जमीन पर टाइगर सफारी का निर्माण होना था। निर्माण के दौरान कालागढ़ वन प्रभाग के तत्कालीन DFO किशन चंद समेत कई वन अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार पर बिना अनुमति सरकारी पैसा खर्च करने का आरोप लगा। इसे भ्रष्टाचार मानते हुए शासन ने विजिलेंस को जांच सौंपी थी। शुरुआती जांच में प्रशासनिक, विधिक, वित्तीय समेत अन्य तरह की खामियां सामने आई। इसी मामले सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद विजिलेंस हल्द्वानी ने तत्कालीन DFO किशन चंद समेत अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों से ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया था। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य में प्रभारी नेटवर्क बनाने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग के बीच करार को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पहले ये करार सिर्फ 1 साल के लिए था। सचिवालय में सोमवार को आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा, मौसम विज्ञान केंद्र IMD के निर्देशक विक्रम सिंह ने MOU पर साइन किए। करार के तहत IMD ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, रेन गेज, स्नो गेज व कॉम्पैक्ट डॉपलर रडार के लिए स्थान का चयन करेगा। साथ ही उनकी स्थापना, परीक्षण और संचालन में भी सहयोग करेगा। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही 6 से ज़्यादा कॉम्पैक्ट रडार लगाने की योजना है। इनकी क्षमता 25 से 50 किलोमीटर तक आकलन करने की होगी। मौसम विभाग ने जैसे ही तकनीकी रिपोर्ट मिलेगी, रडार स्थापित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में सरकुंडा और मुक्तेश्वर में 2 डॉपलर रडार स्थापित हो चुके हैं। लेटाउन और डॉपलर रडार की स्थापना को रक्षा मंत्रालय ने अनुमति मिल गई है। जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। मौसम विज्ञान के निदेशक ने कहा कि मौसम से जुड़े डाटा के परस्पर आदान प्रदान से आपदाओं के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकेगा। यहाँ अपर सचिव आपदा प्रबंधन सबीन वंशल, डॉक्टर पीयूष रौतेला, अबूदुल्ला अंसारी आदि मौजूद रहे।